जी, उम्मीद है मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो चुकी है। अनीता मैम प्लीज एक बार एक्नॉलेज कर दें। जी सर, वेरी क्लियर। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी आप सभी साथियों से एक अपेक्षा कि आप अपने क्वेश्चन, सवालात, या फिर आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये चीजें होती हैं, मस्तिष्क उद्वेलन, जो कि एक तरीका होगा आगे एसबीए में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या, किस विषय पर बात की जा रही है? एक मुख्य जो इसमें विषय जो दिखाया गया है वो एजुकेशन सिस्टम से होते हुए यहाँ पर एग्जाम से भी ज्यादा एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, स्टेग्नेशन का, ड्रॉप आउट्स का, ड्रॉप आउट्स। और इसमें उसके ऊपर बात की गई है। ड्रॉप आउट्स की जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मुख्य वजह हमारा इवेल्युएशन सिस्टम, और ढेर सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य वजह ये भी है। आमतौर पर अपने परिवारों में आप लोग देखते हैं, अपने आसपास हमारे बच्चे भी 11वीं 12वीं में जब गए हैं, या फिर जिन साथियों के बच्चे भी 11वीं 12वीं में जाएंगे जो 5वीं 6वीं में हैं, तो एक एक क्रूशियल पीरियड, एक क्रूशियल पीरियड है। 10वीं पास करने के पश्चात बच्चा पेंडुलम की सिचुएशन में होता है। इवन माँ बाप भी, इवन माँ बाप भी सुनी सुनाई बातें होती हैं, साइंस वाले बहुत अच्छे होते हैं, कॉमर्स ले ले बेटा, यहाँ पे काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक इकारत की नजर से देखा जाता है ह्यूमैनिटीज वालों को कि क्या आर्ट्स लेगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा। ये नहीं देखा जाता कहीं पर भी बच्चे का कैलिबर क्या है, क्या वो पढ़ना चाहता है, किस विषय में अच्छा था। ये सारी की सारी बातें आज के समाधान के लिए, शंका समाधान सत्र में हम करेंगे। मॉड्यूल उम्मीद है आप सभी ने कर ही लिया होगा, मॉड्यूल कंप्लीट कर ही लिया होगा। जिन साथियों ने अभी तक नहीं किया है तो मॉड्यूल को कंप्लीट कर लें। मॉड्यूल नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन, एसबीएस, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। दूसरा, जिन साथियों ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया है वो प्लीज एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर जरूर कर लें। 25 तारीख हमारी रहती है। तीन जो मॉड्यूल रहते हैं हमारे निष्ठा के, तीनों मॉड्यूल्स के लिए जो 25th ऑफ दैट मंथ, उस महीने की 25 तारीख लास्ट डेट रहती है रजिस्टर करने के लिए। आप कोर्स को ज्वाइन कीजिए 25 से पहले पहले, और 30 तारीख तक उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। 25 की जो तारीख है, 25 तारीख अगर वो निकल गई और आपने ज्वाइन भी नहीं किया है कोर्स अभी तक, तो आप अनफॉर्चुनेटली उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखें। ज्यादा इस विषय पर बात न करते हुए, काफी टेक्निकल बातों के बारे में राजदेव जी आपको बता चुके हैं, और पहले भी ओरिएंटेशन हो चुके हैं, उनमें बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपके लिए जरूरी है निष्ठा के कोर्सेज करना। हम बात करते हैं अभी विद्यालय आधारित आकलन पर। इस मॉड्यूल को जब आपने पूरा किया तो मॉड्यूल में सबसे पहले उद्देश्यों के बारे में चर्चा की गई थी। 4 मुख्य उद्देश्य कि ये मॉड्यूल कंप्लीट करने के पश्चात, पूरा करने के पश्चात रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और प्रैक्टिस में लेके आ पाएंगे। सिर्फ जानना समझना हमारा मकसद नहीं है। बीइंग ए टीचर, एज ए टीचर, जब आप अध्यापक के रोल में, अध्यापक की भूमिका में एक विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चीजों को पढ़ के, सीख के, समझ के खुद के एग्जाम नहीं देने हैं। हमें बच्चों के लिए जो भी चीजें हम यहाँ से ग्रहण कर रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, उसका मुख्य मकसद वो बच्चों में इनकलकेट करना है। वो कौन से तरीके हैं? तो यहाँ पर भी एसबीए, स्कूल बेस्ड जो असेसमेंट है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है, ये क्यों अडॉप्ट किया गया, ऐसी क्या वजह रही? जैसे राजदेव जी ने कहा था कि चौथी पीढ़ी का हमारा ये मूल्यांकन व्यवस्था आई है। पहली पीढ़ी में जब हम बात करते हैं तो पेपर पेन जो टेस्ट हमारे होते थे, वार्षिक परीक्षाएं, या फिर बमुश्किल से त्रैमासिक और 6 माही परीक्षाएं, 9 माही परीक्षाएं, इस प्रकार से होती थी। उसके पश्चात
हमारा जो आया यूनिट टेस्ट वगैरह साथ के साथ में होने लगे, और एफएज जिसको हम बोलते हैं, वो एफएज और एसएज, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमेटिव असेसमेंट। उसके पश्चात नया जो कंसेप्ट आया था, जो पिछले 30 साल से हम लगातार ढो रहे हैं, मैंने एक शब्द कहा है, ढो रहे हैं, सीसीटी, सीसीई, सॉरी सीसीई, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस कंप्रीहेंसिव इवेल्युएशन। बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चाएं की गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, और रियल लाइफ में अगर प्रैक्टिकली इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट किया जाता तो रियली रियली वास्तव में ये पैराडाइम शिफ्ट होना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब चौथी पीढ़ी का जो एसबीए की हम बात करते हैं, एचपीसी, एसबीए और एचपीसी क्या है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। एसबीए जैसा कि नाम से आप जानते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। एक एचपीसी का कंसेप्ट है एनईपी 2020 में, एचपीसी होलिस्टिक जो प्रोग्रेसिव कार्ड है, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड एचपीसी, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो उद्देश्य हमारे रहेंगे कि विद्यालय आधारित आकलन क्यों जरूरी है, किस प्रकार से, और सिर्फ क्यों जरूरी है नहीं, किस प्रकार से विद्यालय आधारित आकलन किया जा सकता है एक अध्यापक के द्वारा। उन सब मुद्दों पर हम चर्चा इस प्रेजेंटेशन के दौरान करेंगे। ये कोर्स की रूपरेखा है। आकलन के आधारभूत तत्व क्या हैं, यहाँ पर आकलन की बात की जा रही है। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे अलग अलग टर्म्स हैं, इवेल्युएशन और असेसमेंट। आमतौर पर एक ही अर्थ में इनको ले लिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। दोनों की दोनों अलग अलग मदे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं इनके। परीक्षा, अनुमान, हम एग्जाम मेजरमेंट, इन्फ्रेंस, इवेल्युएशन, असेसमेंट, बड़ा महीन सा अंतर इन सभी चीजों में, इनके बारे में हम जानेंगे। विद्यालय आधारित आकलन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन की क्रियाविधियां क्या हैं, जटिल उपलब्धियों का मापन क्या है, अनुप्रस्थ दक्षताएं, ट्रांसवर्सल जो स्किल्स हैं वो कौन सी हैं, ट्रांसवर्सल जो स्किल हैं उनका आकलन कैसे किया जाए, टीवीसी या अनुप्रस्थ दक्षताएं जिनको हम बोलते हैं, ट्रांसवर्सल कंपिटेंसीज, वो हैं क्या। आपने मॉड्यूल पूरा किया होगा तो आपके सामने एक टर्म आई होगी, वो कौन सी चीजें हैं जिनको ट्रांसवर्सल स्किल्स हम कह सकते हैं, कंपिटेंसीज हम कह सकते हैं, और उनका आकलन कैसे किया जाए बच्चों में। व्यवसायिक शिक्षा का आकलन कैसे किया जा सकता है, दूरस्थ शिक्षा में आकलन कैसे किया जा सकता है, और आकलन के पश्चात रिपोर्टिंग और जो आंकड़े, जो डेटा हमें मिलता है, जो सूचनाएं एकत्र हो जाती हैं, उन सूचनाओं का उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो इस मॉड्यूल को करने के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। और मॉड्यूल पूरा करने के पश्चात ये डाउट क्लियरिंग सेशन जो रखे गए हैं SCERT गुरुग्राम के द्वारा, इनका मकसद यही है कि मॉड्यूल करने के दौरान काफी सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे, हालांकि सभी प्रबुद्ध जन हैं, सभी साथी कंपिटेंट हैं अपने आप में, बावजूद उसके कई बार कुछ टर्म ऐसी होती हैं कि मॉड्यूल हमने पूरा कर लिया, किताबी जो भाषा है, जो बुकिश लैंग्वेज है वो कुछ और है, लेकिन एक उसकी बुनियादी समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, उनके ऊपर एक प्लेटफॉर्म है ये आपस में चर्चा करने का। वन वे नहीं रखेंगे इस हमारी कन्वर्सेशन को, ये टू वे होना चाहिए, तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये होगा। तो आपकी तरफ से गुजारिश है फिर से, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, हैंड रेज करें, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अपने विचार रखें मुद्दों के ऊपर। तो जब आपने मॉड्यूल किया तो मॉड्यूल के 6 भाग हैं मुख्य तौर पर। पहला भाग विद्यालय आधारित आकलन, इसका एक परिप्रेक्ष्य, इसके बारे में चर्चा की गई थी। हैंड रेज हैं 2, रामनिवास जी हैं और मीना कुमारी जी। मैं चाहूंगा विकास जी एक बार अनम्यूट कर दें रामनिवास जी को, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। रामनिवास जी आप अनम्यूट हैं, अभी आप अपनी बात रख सकते हैं। रामनिवास जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। रामनिवास जी, मीना कुमारी जी आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी। चलो आगे चलते हैं, हो सकता है गलती से हैंड रेज हुआ हो। मनोज कुमार जी, G++ खरिया सर, मैं पहले बता चुका हूं कि यहाँ पर आप
एक मैसेज आया रामनिवास जी का, सर आपने 25 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन के बारे में कहा, लेकिन मेरा मॉड्यूल 10, 11, 12 में कैसे का भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है ये मैसेज। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्या आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है? हमने एक पीडीएफ भेजी है, उस पीडीएफ में लिंक है, उनके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ का लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, वहां जाके आपको ज्वाइन करना है। कुछ एक साथियों की ये दिक्कतें आ रही हैं कि जी हमारा कोर्स बीच में बंद हो जाता है, या फिर पूरी उसकी जो मान लीजिए 80% कंप्लीट हो गया और उसके बाद दोबारा खोलते हैं तो वो वापस 50% या 0 मिलता है। तो उसके लिए एक ऑप्शन ये रहता है, आप अपने फोन की एप्लीकेशन सेटिंग में जाएं और वहां पर दीक्षा ऐप पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका एक इंटरफेस खुलेगा एप्लीकेशन सेटिंग में, और वहां से क्लियर कैच या फिर क्लियर कुकीज, दो टर्म्स हैं, किसी के फोन में वो क्लियर कैच के नाम से मिलेगा, किसी के फोन में क्लियर कुकीज, वो अगर आप कर देंगे तो इस प्रकार की दिक्कतों से आप निजात पा पाएंगे। बावजूद इसके जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए आपके ब्लॉक से, आपके प्रत्येक ब्लॉक से एक कंसर्न टेक्निकल कोऑर्डिनेटर है हमारे पास, जो कि कंसर्न ब्लॉक का कोई बीआरपी है, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। अभी हम फोकस करेंगे हमारे मॉड्यूल के ऊपर। तो इस मॉड्यूल में 6 मुख्य विषयों पर चर्चा की गई है। विद्यालय आधारित आकलन परिप्रेक्ष्य में क्या परिप्रेक्ष्य रहा है, विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा क्या है, इसमें कौन सी गतिविधियां शामिल हैं, एक नया कंसेप्ट है रूब्रिक्स का, रूब्रिक्स क्या होते हैं और इनको कैसे उपयोग किया जा सकता है, जटिल उपलब्धियों का मापन जिसमें पोर्टफोलियो है, निबंधात्मक प्रश्न है, प्रयोगशाला अधिगम का आकलन है, केस स्टडी है, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और विद्यालय आधारित आकलन के उभरते हुए सरोकार, जो नए सरोकार वर्तमान समय में उभरे हुए हैं वो क्या हैं, उनमें टीवीसीज हैं, ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज या फिर अनुप्रस्थ दक्षताएं, या फिर जो व्यवसायिक शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, उसको कैसे उसका असेसमेंट किया जाए, वो मुद्दे हो सकते हैं। आकलन की वैकल्पिक विधियां कौन सी हो सकती हैं, जो पेन पेपर टेस्ट है उसके अलावा वैकल्पिक विधियां कौन सी हो सकती हैं, और आकलन के पश्चात जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका उपयोग और रिपोर्टिंग कैसे की जा सकती है। ये एक फ्लो चार्ट है, माइंड मैप इसको हम कह सकते हैं, आप देख लीजिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो आकलन, आकलन यहाँ पर आकलन लिखा है। आकलन सबसे पहले हम जानेंगे इस मॉड्यूल में आकलन क्या है, फिर आकलन क्यों जरूरी है और आकलन कैसे किया जाए। तो आकलन क्या है, आकलन की परिभाषा इसमें होगी। आकलन क्यों जरूरी है, उसके लिए आकलन 3 प्रकार का असेसमेंट हम बात करेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। और आकलन कैसे किया जाए, वो अलग अलग विधियां हैं, वो प्रक्रियाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो प्रक्रियाएं हैं, स्वाकलन हो सकता है, खुद का आकलन, पीयर असेसमेंट हो सकती है, ग्रुप असेसमेंट हो सकती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो सकती हैं, प्रेक्षण तकनीकें, रूब्रिक्स हो सकते हैं, पेन पेपर टेस्ट भी हो सकते हैं, और ढेर सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनके द्वारा एसबीए को अंजाम दिया जा सकता है। प्रक्रियाओं के तहत ही जटिल उपलब्धियों का आकलन, जिसमें हम पढ़ेंगे विवरणिकाएं क्या होती हैं, रेटिंग स्केल्स क्या होती हैं, निबंधात्मक आकलन क्या होता है, प्रयोगशाला कौशलों का आकलन कैसे किया जा सकता है, निष्पादन आधारित आकलन क्या होता है, केस स्टडीज कैसे की जा सकती हैं, और उसके पश्चात आंकड़ों की रिपोर्टिंग, व्यवसायिक शिक्षा में आकलन। ये वो सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो इस मॉड्यूल में आप पूरा कर चुके हो। तो हम शुरुआत करते हैं आकलन। दो टर्म, दो मद हमारे सामने है, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। आमतौर पर इवेल्युएशन और असेसमेंट को समानार्थी के तौर पर ले लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये समानार्थी नहीं है, इनमें मूलभूत अंतर है। वो क्या है, हालांकि स्लाइड आपके सामने है, प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड है, मैं इस स्लाइड को वापस बैक कर देता हूं, और अब आपसे अनुरोध, अपेक्षा कि आकलन और जो हमारा मूल्यांकन है उसमें मूलभूत अंतर, एक महीन बारीक अंतर क्या है, उसको प्लीज डिफाइन कर दें। सभी प्रबुद्ध साथी मेरे साथ जुड़े हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से आप कर सकते हैं ऐसा। 64 पार्टिसिपेंट्स को मैं देख पा रहा हूं।
मीना कुमारी जी, हैंड रेज है आपका, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए प्लीज। मीना कुमारी जी। मीना कुमारी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक यहाँ से जब नाम अनाउंस होता है तो वो उसका मकसद ये भी होता है कि उससे अटेंटिवनेस आपकी पता चलती है कि कौन साथी अटेंटिवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर कौन साथी अटेंटिवली उतने ध्यान से उतनी सचेतता से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है जूम प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज आप, कविता जी ने हैंड रेज किया है, कविता जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं और प्लीज बोलिए। कविता जी का माइक अनम्यूट ही है, कविता जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। आकलन और मूल्यांकन में जो मूलभूत अंतर आपको दिखाई देता है वो क्या हो सकता है? कविता जी आप। रजत जी, मैं सभी प्रतिभागियों से कहना चाहूंगा कि आप हैंड रेज के बजाय वीडियो ऑन करके वीडियो में हाथ ऊपर उठाओ ताकि ये पता लगे कि आप बोलना चाहते हो वाक्य में, वो जी ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब ये समय बहुत इसमें ये खराब करवा, हैंड रेज कर देते हैं फिर हमने पूछना पड़ता है। राजेश पंगाल जी लिखते हैं, राजेश पंगाल जी लिखते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से साथियों के जवाब आने शुरू हुए हैं सर। आई थिंक आकलन मौखिक है और मूल्यांकन लिखित है। जी काफी हद तक आप सही कह सकते हैं। इन कोई एक एक बात मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, आप जब अपनी बात रखते हैं तो अपने विचार रखते हैं, उसमें कोई गलत और कोई सही वाली बात नहीं है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आकलन और मूल्यांकन पे, आप अपने विचार रखिए। आई थिंक इन्होंने राजेश पंगाल जी ने लिखा है। राजेश जी हम चर्चा करेंगे आगे क्या होता है। चलो सबसे पहले ये तुलना के आधार हैं, ये किस प्रकार से आकलन और मूल्यांकन अलग है। एक एक चीज के बारे में आप अब ध्यान से देखिए। अर्थ, अगर अर्थ क्या मेरी प्रेजेंटेशन के फॉन्ट सही प्रकार से दिखाई दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है अक्षर बिल्कुल छोटे हों। विकास जी आप, क्योंकि काफी सारे साथी वहां से मोबाइल के माध्यम से जुड़े हैं, फॉन्ट अगर सही से। जी नहीं, जी विकास जी, रजत थैंक यू। जी, रजत जी सही है, फॉन्ट देखना हो तो बड़ा भी कर सकते हैं, सही है। जी 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 थैंक यू। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन को मानकों के एक सेट के आधार पर निर्णय पारित करने के लिए वर्णित किया गया है। सेट स्टैंडर्ड है, सेट मानक हैं, निर्धारित मानकों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति उन मानकों को पूरा करता है तो उन मानकों को पूरा करना और न करने के आधार पर निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑलवेज, हमेशा जो किया जाता है उसका मकसद निर्णय लेना होता है। जबकि आकलन, आकलन का जो मकसद है या फिर अर्थ की हम बात करें, वर्तमान प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करना और समीक्षा करके उसका उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। जैसे हम बात करते रहे हैं, कोई बच्चा है, पूरा साल उसने पढ़ा, एक सेट, एक निर्धारित मानदंड है कि इस क्लास में पास होने के लिए इसके 33 नंबर आने चाहिए। 100 नंबर का पेपर लिया जाएगा, 33 नंबर आने चाहिए। 33 नंबर अगर उसके आ गए तो निर्णय है वो अगली क्लास में, नेक्स्ट ग्रेड में। अगर 33 नंबर नहीं आए तो वो उसी ग्रेड में रहेगा। ये एक निर्णय निर्धारण, निर्णय लिया जाता है, मूल्यांकन के साथ हमेशा जुड़ी रहती। आकलन कहीं ना कहीं लचीला, इससे ज्यादा मूल्यांकन की तुलना में। आकलन का मकसद होता है जो त्रुटियां हैं, जब जो आकलन किया जा रहा है, डेटा एकत्र किया जा रहा है, चाहे उसमें एग्जाम लिए जा रहे हो, एग्जाम दोनों के ही पार्ट है, मूल्यांकन का भी और आकलन का भी, उसमें किसी बच्चे की कहां पर क्या कमी रह गई, वो कमी क्यों रही, उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उन सब बातों के ऊपर चर्चा की जाती है। प्रोसेस के आधार पर क्या डिफरेंस है मूल्यांकन और आकलन में? जो प्रोसेस है, वो मूल्यांकन की जो प्रोसेस है वो है, यह निर्धारित करता है कि किस हद तक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सका। जो सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो किस हद तक अचीव किए जा चुके हैं, ये मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पेपर लिए जाते हैं बच्चों के, कोई भी क्लास जब हमारे बच्चे आते हैं तो सबसे पहले सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं। भाई इस क्लास में बच्चा इतना सीख लेगा। अब
अधिगम के प्रतिफल होते हैं, जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस हद तक अचीव कर लिया गया है, वो लर्निंग आउटकम्स होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम में किस हद तक परिणित हुए हैं, किस हद तक बदले जा चुके हैं, उसको मापने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। जबकि प्रदर्शन और सुधार के क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए जो सुधार का क्षेत्र है उस पर प्रतिक्रिया रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए असेसमेंट का सहारा लिया जाता है। मूल्यांकन का मकसद है एक क्लास से दूसरी क्लास में भेज देना या फिर उसी क्लास में रख लेना, निर्णय पारित करना। और असेसमेंट का जो मकसद है, आकलन का जो मकसद है, वो है सुधारात्मक प्रक्रिया को अपनाना। उद्देश्यों के आधार पर जो मूल्यांकन है वो समेटिव है और जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव है। असेसमेंट और मूल्यांकन, यहाँ पर ये बात याद ध्यान रखने योग्य है, जब हम बात करेंगे आगे, असेसमेंट के भी दो पार्ट, फॉर्मेटिव समेटिव, और मूल्यांकन के भी दो पार्ट, फॉर्मेटिव समेटिव, आप देख पाएंगे। लेकिन कमोबेश ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो उद्देश्य रहता है वो असेसमेंट जब की जाती है तो वो उसका उद्देश्य फॉर्मेटिव ज्यादा रहता है समेटिव की वजह। दोनों पक्षों के बीच संबंध, दोनों पक्ष यहाँ पर कौन है, जिसका इवेल्युएशन होना है या असेसमेंट होनी है और जो कर रहा है, दोनों पार्टीज के मध्य जो संबंध होता है, जो इवेल्युएशन होता है उसमें निर्देशात्मक निर्देश, जो असेसमेंट करने वाला इवेल्युएशन करने वाला है, वो जिसका इवेल्युएशन किया जाता है उसको निर्देश प्रदान करता है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये किया तो ऐसा होगा, ये नहीं किया तो ऐसा होगा। जबकि असेसमेंट में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव होता है। इसमें खुद जो इवेल्युएट जिसको असेस किया जाना है वो खुद रिफ्लेक्ट करता है चीजों के ऊपर। ओरिएंटेशन क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है हमारा जो इवेल्युएशन है, और असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है। मानदंड, किसी को पास करना है या फेल करना है, उसके लिए जो मानदंड रहेंगे उनका निर्धारण इवेल्युएशन में मूल्यांकनकर्ता के द्वारा किया जाता है और असेसमेंट में दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त रूप से मानदंड निर्धारित किए जाते हैं कि इतना करने पर इसको कौन सी ग्रेड या फिर वेटेज दी जाए। मापन का जो प्रकार है, मापन का जो प्रकार है वो मापन का प्रकार, यहां पर मापन के प्रकार का कहने का मतलब है, एक तो जो इवेल्युएशन होता है वो तुलनात्मक होता है, कंपैरेटिव। कैसे कंपैरेटिव, हमारे पड़ोसी के बच्चे के 80% आए हैं, आपके 70% आए हैं, या फिर अगर किसी बच्चे के 95% भी आए हैं, आपके किसी बच्चे के 95% भी आए हैं, और दूसरे बच्चे के 98 आए हैं, 95 कम तो नहीं है। जब तक उस बच्चे ने अपने साथी के बारे में आपको नहीं बताया था, आपके बच्चे ने, कि मेरे 95 आए हैं, शाबाश बल्ले, लेकिन अगर जैसे ही उसने बताया कि मेरे साथी के 98% आ रहे हैं, तो उस समय आपको वो 95 भी छोटे लगने शुरू हो जाते हैं। कंपैरेटिव होता है। इवेल्युएशन में जब हम देखते हैं, एक रैंकिंग सिस्टम होता है, रैंक निर्धारित कर दी जाती है पूरी क्लास के बच्चों की, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। जबकि असेसमेंट ऐसा नहीं होता। असेसमेंट खुद के एट्रीब्यूट्स, खुद की वैल्यूज का होता है, वो निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। असेसमेंट में जब हम आगे की बातों पर चर्चा करेंगे तो आप जान पाएंगे कि असेसमेंट एब्सोल्यूट होता है। किसी बच्चे के पास वास्तव में क्या जमा पूंजी है, सिर्फ उसको एसेस करना। दूसरों के पास जो है वो दूसरे के काम आएगा, लेकिन उस बच्चे के पास क्या है वो सिर्फ उसी बच्चे के काम आएगा। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, परीक्षाएं हम बार बार कह सकते हैं, इवेल्युएशन और असेसमेंट के एक टूल के तौर पर परीक्षाओं को लिया जाता है। परीक्षाएं टूल हैं, और भी ढेर सारे टूल हैं। तो यहां तक अब हम चर्चा कर पाए हैं कि असेसमेंट क्या होता है। मूल्यांकन और आकलन पूर्णतः भिन्न है। मूल्यांकन में निर्णय लेना शामिल है, जबकि आकलन का संबंध किसी के प्रदर्शन में कमियों को ठीक करने से संबंधित है। अब आकलन में ही आपने दो शब्द सुने होंगे बार बार, बीएड करते समय पे भी, जेबीटी करते समय पे भी, अगर किसी साथी ने की है, या फिर आपस में जब हम चर्चाएं करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। स्लाइड आपके सामने है, ये एक डायग्राम बना के दिखाया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। मैं यहाँ चाहूंगा कि कोई साथी अपने विचार रखे, अपने यहाँ पर हैंड रेज करें या फिर अपना माइक ऑन करके वो बोलना शुरू कर दें। देखिए, जब तक चर्चाएं नहीं होंगी
इनके बारे में जो किताब में लिखा गया है उसी तरीके से अगर मैं भी बता के चला गया यहाँ से, या मॉड्यूल आपने पूरा कर ही लिया है, इसमें ढेर सारी ऐसी गुंजाइश है, ढेर सारी ऐसी बातें निकल के सामने आ सकती हैं अगर चर्चाएं हों तो। लेकिन उसके लिए आवश्यक, आप प्लीज इंटरेक्ट करें, आप रिस्पॉन्ड करें। जो निर्माणात्मक आकलन होता है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं, फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, किसी की जी जी, किसी का माइक ऑन हुआ है? रजत जी, जी सर। मैं बोलूं कुछ? जी सर, जी जी, वेलकम सर। मैं उदाहरण दूंगा एक, ताकि आइडिया फ्लोट कर देता हूँ, ये उसको कितना कनेक्ट कर पाते हैं। जी जैसे कुक कोई डिश बनाता है, कुक कोई भी कुक समझते होंगे सभी मेरे ख्याल। कुक जो डिश जी बनाता है तो वो बार बार चखता है उसको। बीच में मान लो खीर बनाई उसने, कभी उसका चावल पका या नहीं पका, मीठा कितना है, गाढ़ा कितना है, तो वो चखता रहता है। तो जो वो चखता है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब डिश फाइनली या खीर वो फाइनली तैयार होकर गेस्ट की टेबल पर चली जाती है, और जो गेस्ट बताते हैं कि कैसी बनी है खीर, वो है समेटिव असेसमेंट। जी सर, बिल्कुल। तो अब इसको कनेक्ट ये कर लेंगे। यस 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 यस। हाँ, जहां तक एजुकेशन सिस्टम में हम क्योंकि बात उसमें करते हैं, सुधार की गुंजाइश है बीच में। हाँ जी सर, जी 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 सर, वेरी ट्रू सर, बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट चीजें जो आप यहाँ से कहने की उम्मीद थी, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताया है। अगर हम पेपरों के तौर पर कई बार फॉर्मेटिव और समेटिव में जो हमारे टीचर साथी हैं, और बहुत अच्छे टीचर साथी, बहुत अच्छे अध्यापक साथी, उनके साथ भी जब हम बात करते हैं तो एक बात कह देते हैं, जी फॉर्मेटिव का मतलब तो होता है साल के दौरान जो यूनिट टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं वो, और समेटिव का मतलब होता है साल का आखिरी में लिया गया पेपर वो। क्या सिर्फ इतना ही? क्या सिर्फ इतना ही कि साल भर के दौरान जितने पेपर लिए गए वो तो फॉर्मेटिव हैं जी, और साल के आखिरी में लिया गया समेटिव है? ये एक अवधारणा है, और ये काफी किताबों में भी पढ़ा गया है, काफी किताबों में बताया भी गया है। लेकिन जहां तक फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की बात है, इनमें जो अंतर है, इनमें अंतर उद्देश्य का अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव दोनों के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पर दोनों अलग अलग हैं। कोई पेपर, कोई यूनिट टेस्ट, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 5 नंबर का, चाहे 10 नंबर का, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे मंथली टेस्ट हो, वो तब तक फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं बन सकता जब तक उसका ऑब्जेक्टिव, जब तक उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सुधारात्मक नहीं है। एक टेस्ट ले लिया टीचर ने 10 नंबर का, भाई एक पार्ट है, 5वां पार्ट है, आज 5 पार्ट याद करके आने हैं आपने, 5वां पार्ट, कल इसका टेस्ट लिया जाएगा। आपने वो टेस्ट ले लिया 5वें पार्ट का या किसी भी पार्ट का। वो टेस्ट लेने के पश्चात आपने उनके नंबर लगा दिए बच्चों के, इस बच्चे के 20 में 10 आ गए, इसके 20 में 18 आ गए, इसके 20 में 4 आ गए, इसके 20 में 3 आ गए, किसी के 20 में 20 भी आ गए, किसी के 20 में 0 भी आ गए। अब एक लिस्ट आपने प्रिपेयर कर ली और वो आपकी डायरी में लगा के रख लिया टेस्ट की रिजल्ट। ठीक। ये तीसरी, ये पेपर लिया तो गया है साल के बीच में, यूनिट टेस्ट है, क्या इसको आप फॉर्मेटिव असेसमेंट कहेंगे? कोई साथी, कोई भी अगर बात करना चाहे, क्या, चाहे आप हर हफ्ते टेस्ट ले लीजिए, इस प्रकार के टेस्ट आप हर हफ्ते ले लीजिए, चाहे रोज ले लीजिए, चाहे हर पीरियड में ले लीजिए, चाहे यूनिट टेस्ट का नाम उनको दे दीजिए, चाहे उनको सरप्राइज टेस्ट का नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए, व्हाट्सोएवर। रजत एक जी, लिस्ट। हाँ मैं जी फिर इनको एक बात आपकी अनुमति से कहना चाहूंगा जी सर, जी सर। कि अगर कुक उस खीर को बस चखता है, छोड़ देता है, और हर बार उसको कभी चावल चेक कर लिए, कभी उसका गाढ़ा पतला चेक कर लिया, छोड़ देता है, तो वो काम करता है जो आप अब बता रहे हो, परीक्षा लेके रख दी। अगर वो उसमें कुछ अदला बदली करता है, कुछ इंटरवेंशन करता है, तो जी जी सर, तो फिर वो कुछ उसमें मतलब सुधार कर रहा है। उसकी प्रकृति है कि वो उसको इम्प्रूव कर रहा है बार बार। जी सर। तो वो हो सकता है उसकी खुद की शैली को भी इम्प्रूव कर रहा है, अपने पकाने का तरीका भी इम्प्रूव कर रहा है, तो उसमें सारे कुछ आते हैं। यस तो ये यस दूसरा यस। विचार था
डिस्कशन का बिंदु। थैंक यू जी सर, रजत जी, जी 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 सर, बहुत बढ़िया थैंक यू दिशा सर, में जा रहे हो, बहुत थैंक यू बढ़िया। वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। बात यही थी, जो हमारा निर्माणात्मक आकलन है ना, वो जो भ्रांति है, मुख्य भ्रांति यही है कि जी पेपर हमने बीच में ले लिए जी, वो निर्माणात्मक है, एफएज हम बोल देते हैं, एफएज हैं जी, एफए हैं जी, ये एफए का मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफएज हैं जी, सितंबर में ले लिया था जी, नवंबर में ले लिया था, हर दूसरे दिन हमारे सेट होने लग रहे हैं जी बच्चों की। लेकिन उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि हम शिक्षण के पश्चात, ये आप पूरा का पूरा चक्कर देख पा रहे हैं, शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग हमने की, एक पाठ के उदाहरण से हम लेते हैं, पाठ नंबर 4 किसी भी विषय का हमने पढ़ाया, उसके पश्चात एक टेस्ट ले लिया, उस टेस्ट का मकसद ये था, उस टेस्ट से 2 तरह की चीजें सामने निकल के आएंगी। अब 20 नंबर का टेस्ट है चौथे पाठ का, उस 20 नंबर के टेस्ट में आपके 50 बच्चों की जो क्लास है, उसमें से कमोबेश 1 या 2 बच्चा ही 10 या उससे ज्यादा नंबर ले पाया, बाकी सारे बच्चे उससे कम रह गए। मतलब बिलो एवरेज परफॉर्मेंस लगभग पूरी क्लास की। तो उस टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कुछ बताना लग रहे हैं आपने, उस टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं वो आपको समझना होगा। उसी टेस्ट में, अगर उसी 20 नंबर के टेस्ट में आपके आधी क्लास के आसपास बच्चे या फिर 5, 7, 10 बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, और आधी क्लास ने एवरेज परफॉर्म किया है, और 5, 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इस तरह के रिजल्ट भी आ सकते हैं। एक तरह का रिजल्ट तो ये हो गया। दूसरी तरह का रिजल्ट ये हो गया कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस दी है। अगर सिचुएशन ए है कि मैक्सिमम बच्चों ने पुअर परफॉर्मेंस दी है, तो इवेल्युएशन वहां पर आपका, आपके द्वारा जो टीच किया गया है वो लेसन, उसको पूरे लेसन को दोबारा टीच करने की जरूरत है, और वो भी अपने मेथोडोलॉजी को बदलते हुए। उस क्योंकि पूरी की पूरी क्लास अगर उसमें सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी रही है। आप अपनी जो मेथोडोलॉजी है उसको आप चेंज करके पढ़ा सकते हैं। दूसरे दूसरे मामले में, बी पोजीशन में, बी सिचुएशन में, अगर ऐसा होता है कि 5-10 बच्चे वो नहीं कर पाए सही ढंग से, दैट मीन्स आपने सही तरीके से उसको एलेबरेट किया है, पढ़ाया है। उन बच्चों के लिए फिर से, उन बच्चों के लिए किस प्रकार से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाना उन बच्चों को बेहद जरूरी है। तो निर्माणात्मक आकलन जो कहता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो ये कहता है कि शिक्षण, उसके पश्चात निदानात्मक आकलन। एक शब्द है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। एक क्वेश्चन आया है, विद्यार्थियों का मूल्यांकन एक पढ़ाने वाले शिक्षक से अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऑनलाइन परीक्षा में खामियां पाई जाती हैं जी, संस्कृत अध्यापक राजकीय उच्च विद्यालय कुलाना से। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और वही तो हम कह रहे हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब है शिक्षक ने ही आकलन करना है, लेकिन आकलन की विधियां बदल जाएंगी अब। तो मैं बात कर रहा था फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है टीचिंग के बाद निदानात्मक आकलन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं उसको, डायग्नोस करना। डायग्नोस जो वर्ड आया है वो मेडिकल साइंस से है, आप देख पा रहे हैं जगह जगह पे डायग्नोस्टिक सेंटर खुले होते हैं। डायग्नोस करने का मतलब है बीमारी को, कमजोरी को पकड़ना। वो कमजोरी या बीमारी क्या है उस एरिया में, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया हो सकते हैं, आपका कोई टॉपिक हो सकता है, अभी इन टॉपिक्स में बच्चों को दिक्कत है, या फिर कमजोरी 5-7 बच्चे ऐसे पकड़ में आ सकते हैं कि ये 5-7 तो किसी भी तरीके से पढ़ा लिया जाए, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनके लिए अलग से स्ट्रेटजीज आपको प्लान करनी होंगी। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहता है। जब कमजोरियां पकड़ में आ गई तो उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडी वर्ड भी मेडिकल साइंस से आया है, रेमेडी का मतलब होता है दवाई। रेमेडियल टीचिंग, अगर कोई बीमारी पकड़ में आ गई तो उसके लिए किस प्रकार की कड़वी या मीठी गुट्टी आपको पिलानी है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये उपचारात्मक शिक्षण है। और उसके पश्चात फिर निदानात्मक आकलन, शिक्षण, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि चाहे हर वीक आप पेपर लिए जाओ, टेस्ट लिए जाओ, लेकिन उस टेस्ट के ऊपर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते, उस टेस्ट से क्या फाइंडिंग निकल के आई है उनको अगर आप अपनी टीचिंग में शामिल नहीं करते, तो वो कतई भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है आपका। उसके पश्चात है समेटिव असेसमेंट। आप देख सकते हैं, आपने टीचिंग करवाई, बच्चे का आकलन किया और निर्णय ले लिया कि उसको फेल करना है या फिर पास करना है। एसबीए क्या है? स्कूल आधारित आकलन का
विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार कार्यक्रमों की योजना बनाने के उद्देश्य से समय समय पर स्कूल स्तर पर ही जानकारी प्राप्त करना और उस जानकारी को इंप्लीमेंट करना, उस जानकारी को प्रयोग में लेके आना, ये विद्यालय आधारित आकलन है। क्यों शुरू किया गया, मोटी मोटी हम बातों पर चर्चा करते हुए जल्दी ही निकलेंगे आगे, काफी सारा समय जा चुका है। क्यों लागू किया गया, मैंने एक बात कही थी, पिछले 30 साल से हम ढो रहे हैं सीसीई को, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़े बड़े तर्क दिए गए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे जब हम बात करते हैं, इस नीति को जब बनाया गया था तो बहुत सोच समझकर बनाया गया था, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो इंप्लीमेंटेशनल लेवल पे बहुत सारी खामियां थी इसमें, जिस वजह से हम न्याय नहीं कर पाए छात्रों के साथ। जो मुख्य जो खामियां थी इसमें वो ये थी, पहली खामी तो लिखित परीक्षाओं पर आवश्यकता से बल, जैसे मैं बात कर रहा था, क्लास टेस्ट, इकाई टेस्ट, एफएज, वार्षिक परीक्षा, फिर भी परीक्षाएं चलती रही। पहले वार्षिक 9 माही, तिमाही, 6 माही परीक्षाएं होती थी, सीसीई के आने के बाद हर महीने परीक्षा होनी शुरू होगी। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ, ये बड़ी खामी थी सीसीई की, केवल संज्ञानात्मक पहलुओं पर, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, कॉग्निटिव डोमेन, बच्चे ने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा, क्या याद किया, सिर्फ इस बात पर जोर दिया गया। जबकि जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, अगर ब्लूम की टेक्सोनोमी की बात करें तो कॉग्निटिव डोमेन के अलावा भी साइकोमोटर डोमेन और जो हमारा अफेक्टिव डोमेन है उसके ऊपर सीसीई में कुछ नहीं किया गया। उसके ऊपर सिर्फ ये किया गया, एफएज के इंटरनल असेसमेंट के नाम पर 5-5 नंबर दे दिए गए कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, अटेंडेंस कैसी है, वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता। लेकिन उन नंबरों को कैसे लगाया गया, क्या हुआ उनका, ये एक ओपन सीक्रेट है, आप सभी जानते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर। तीसरा जो मुख्य इसका दोष था, रिकॉर्ड रिकॉर्ड रिकॉर्ड, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड, शिक्षकों पर इतने इतने मोटे पोथे उनके तैयार हो गए थे रजिस्टर्स के, हर एक चीज का रिकॉर्ड। ये एक बड़ी खामी थी सीसीई की। सीसीई रटंत प्रणाली जो एनसीएफ 2005 आया था, उसने ये कहा था कि रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन से दूर ले जाके इवन बच्चे में जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2005 और आज 2021 में 16 साल हो गए हैं, बावजूद इसके आज तक भी प्रोसेस वही है। ये 5% आपको दे दिए गए हैं, कल ये याद करके लेके आएंगे, इनको सुना जाएगा। अगर बच्चा सुना देता है तो वेल डन, वेरी गुड। अगर नहीं सुना देता तो फिर वो वेल डन और वेरी गुड जो थप की पीठ पे लगनी होती है, वो हो सकता है चेहरे पे भी चाटा लग जाए, या फिर हालांकि कोपरल पनिशमेंट अभी नहीं है, लेकिन एक इस प्रकार की भावनात्मक स्थिति में टीचर होता है कि डांट डपट बच्चे के साथ जरूर होती है। तो रटंत प्रणाली को रोकने में नाकाम रही है, परीक्षा की तकनीकों का यांत्रिक उपयोग, और इन सबसे ज्यादा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, सबसे ज्यादा मुख्य वजह रही सीसीई के फेल होने की, वो थी कि किसी भी प्रकार का जो टूल है, उपयुक्त परीक्षा के जो उपकरण हैं, इवैल्यूएशन टूल्स होते हैं, वो इजाद ही नहीं किए गए। सीसीई को लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन टीचर्स के सामने भी वो कौन से टूल एंड टेक्निक्स अपनाएं जिससे सीसीई को कामयाब बनाया जा सके, वो टीचर तक पहुंचाया ही नहीं, में भी इजाद ही नहीं किए गए। तो किस प्रकार से सीसीई को हम सही तरीके से पार उतार सकते थे, ये कुछ खामियां थी। इन्हीं की वजह से सीसीई को हटा के अब नए एक विषय की बात आ रही है, एसबीए। अगर एसबीए की मैं बात करूं या फिर एचपीसी की मैं बात करूं, दो टर्म है, एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट और एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड, ये दोनों लागू करने जा रहे हैं हमारे जो नीति निर्माता है, नीति नियंता हैं, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, और ये लागू होने वाला है जल्द ही। अब इनकी क्या विशेषताएं रहेंगी, इनमें भी काफी सारी एक मुख्य विशेषता ये रहेगी, सबसे बड़ी विशेषता ये रहेगी कि केवल संज्ञानात्मक पक्ष पर जोर नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरा, जो जटिल भावनाएं, जटिल प्रक्रियाएं, जटिल कौशल हैं, उनको भी बराबर की तवज्जो दी जाएगी, बराबर की वेटेज दी जाएगी असेसमेंट के दौरान। एसबीए किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कुछ एक तकनीकें दी गई है। अब आकलन के प्रारूपों की बात करते हैं। हम इस मॉड्यूल पे चल रहे हैं लगातार। इस मॉड्यूल में आपने क्या क्या किया, इस मॉड्यूल में अभी तक की जो चीजें हैं वो आपने जाननी होंगी।
इस मॉड्यूल में आपने किया कि आकलन के 3 प्रारूप, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग और सेकंड में असेसमेंट ऑफ लर्निंग में लिख गया, लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग होना था AFL, AOL, AFL एंड AAL। ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग की सीधा मतलब है सीखने का आकलन। जितना बच्चे ने सीखा उसको उसकी टेस्टिंग कर ली, भी बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। दूसरा है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन क्या कहता है? बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, उसका जब हम आकलन करते हैं तो जितना नहीं सीखा उसको वापस सिखाया जाए। वही फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आ रही है, आकलन के उद्देश्यों की बात आ रही है। सीखने का आकलन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को इतना आना चाहिए था और उसको आता इतना है तो फेल कर दो, इतना आता है तो पास कर दो। ये तो है सीखने का आकलन। दूसरा सीखने के लिए आकलन, अगर बच्चे को इतना आना चाहिए था और इतना आता है तो उसको इस लेवल तक लेके जाओ, इस लेवल तक लेके जाओ। इस प्रकार का आकलन का उद्देश्य अगर हमारा है, इवेल्युएशन या असेसमेंट का अगर ऑब्जेक्टिव हमारे ये हैं, तो उसको सीखने का आकलन कहते हैं। और तीसरा है सीखने के रूप में आकलन। आकलन की ऐसी गतिविधियां डिजाइन कर पाना जिससे बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्ट, खुद अपने आप रिफ्लेक्ट करे चीजों के बारे में, सब चिंतनशील हो, जिसमें छात्रों को अपने सीखने के बारे में प्रश्न पूछने की आवश्यकता रहे। विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सीखने के लक्ष्य बनाने वाले शिक्षक और छात्र इसमें शामिल रहते हैं। भी असेसमेंट के दौरान ही बच्चे सीख रहे हैं। ये 3 प्रारूप हैं असेसमेंट के, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। अब एसबीए की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, 1:23 हो चुके हैं। कोशिश करेंगे जल्दी ही इसको समाप्त करने की। आप देख पा रहे हैं शिक्षण अधिगम एवं आकलन को समाकलित करना, शिक्षकों पर प्रलेख रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग का बोझ कम करना। ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं कि एसबीए में क्या क्या करने जा रहे हैं। एसबीए में उन सब गलतियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी जो सीसीई के दौरान की गई थी। वो गलतियां दूर करने की कोशिश एसबीए और एचपीसी के दौरान की जाएगी। ये दीगर बात है कि वो किस हद तक सफल होंगे, हम किस हद तक सफल हो पाएंगे। एसबीए से क्या हासिल करना चाहते हैं, एसबीए क्यों लेके आ रहे हैं? एसबीए का मुख्य उद्देश्य, एसबीए का वही मुख्य उद्देश्य, एक इसमें बात की गई है कि जो जटिल उपलब्धियां हैं उनको जांच पाना। जटिल उपलब्धियां कौन सी हैं? जिससे संचार, मौखिक संचार, एक कोई बच्चा है वो बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, लिखने में थोड़ा सा ढीला हो सकता है, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। लेकिन वर्तमान जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें उसके इस कौशल के लिए कोई जगह नहीं है। बोलने में बहुत अच्छा है लेकिन लिखने में अगर थोड़ा सा बिलो एवरेज या एवरेज है तो उसके नंबर कम ही आएंगे। एसबीए अब ये चाहता है कि इस प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स स्किल्स हैं, जो जटिल कौशल हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। मनन करने की क्षमता, तर्क शक्ति, ये वो सारी की सारी चीजें और ढेर सारी हैं। इन सभी चीजों को एसबीए के द्वारा अभी आकलित करने की कोशिश की जाएगी। एसबीए के लिए आकलन के उपागम कौन से हो सकते हैं? सब आकलन है, सहभागी आकलन है, ये मॉड्यूल का एक पूरा पार्ट है। समूह आकलन है, मुक्त छोर वाले प्रश्न है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। पोर्टफोलियो तकनीक है, प्रेक्षण है और परीक्षण है। परीक्षण और परीक्षण में डिफरेंस है, बताएंगे। रूब्रिक्स है और केस अध्ययन है। अब एक एक को लेके चलते हैं। सब आकलन, खुद का ही आकलन कर लेना, एक ऐसी स्थिति में बच्चों को पहुंचा देना जैसे सब अनुशासन की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, वैसी सब आकलन बच्चे खुद ये जान पाए कि वो कितना जानता है और कितना नहीं जानता। बच्चे खुद ये जानने के लिए उत्सुक रहें और जान पाए कि वो कितना जानता है और कितना नहीं जानता। ये सब आकलन है। सहभागी आकलन, पीयर असेसमेंट, काफी बड़ा भारी भरकम सा शब्द पीयर असेसमेंट, लेकिन गाहे बगाहे जाने अनजाने हम इसको इस्तेमाल करते हैं खुद अपनी स्टडी के दौरान भी। आज से अगर 20 साल पहले फ्लैशबैक में चले, या जो साथी 30 साल पहले स्कूलों में थे वो फ्लैशबैक में चले, तो होता क्या था? अमूमन ये प्रैक्टिस होती थी, हमारे गुरुजी, हमारे अध्यापक हमें अगर कोई काम करने के लिए देके जाते, भी कल 5वां पाठ सुना जाएगा, तो अमूमन ये प्रैक्टिस रहती थी नेक्स्ट डे उस पीरियड में जब तक गुरुजी क्लास में नहीं आते, हम एक दूसरे को प्रश्न सुनाते थे, एक दूसरे साथी को प्रश्न सुनाते थे, ताकि ये पुख्ता कर पाए कि मैं किसी प्रश्न में उलझ या फंस तो नहीं रहा हूं या रही हूं।
ताकि गुरुजी के सामने जब हम प्रेजेंट करें तो दी बेस्ट प्रेजेंट कर पाए। वही सहभागी आकलन है। इसके पीछे का कारण ये है, जब पीयर असेसमेंट होती है तो दोनों बड़े आराम से एक रिलैक्स पोजीशन में होते हैं बच्चे। टीचर चाहे कितना भी दयालु करुणामयी हो, कितना भी बच्चों के साथ एक रेपर्ट बना के रखने वाला हो, लेकिन एक निश्चित दूरी टीचर की और बच्चे की रहती है, जो दूरी दो बच्चों में नहीं होती। वो दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल के, उन्हें पता है अगर प्रश्न थोड़ा सा गलत ठीक सुना भी दिया गया तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। समूह आकलन क्या है? ग्रुप असेसमेंट की जा सकती है। मुक्त छोर वाले पर्सन ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या करते हैं? जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो चिंतनशीलता है, उसको बढ़ावा देते हैं मुक्त छोर वाले पर्सन। जैसे बड़े निबंधात्मक प्रश्न पहले आते थे कि फला फला जो प्रक्रिया है वो ऐसे क्यों होती है, ऐसे होती है भी है या नहीं होती, अपने विचार रखिए। अपने विचार का मतलब वहां पर आप खुले तौर पर स्वतंत्र हैं, या फिर हमारे बच्चे खुले तौर पर स्वतंत्र है, वो अपने आइडियाज को उसमें शामिल कर पाएंगे। ये एसबीए का एक उपागम रहेगा। पोर्टफोलियो तकनीक। पोर्टफोलियो क्या होता है? हर क्लास में जो हमारा बच्चा होता है उसका एक विस्तृत रिकॉर्ड, उसके उसमें नंबर, उसके संज्ञानात्मक चीजों के नंबर, टेस्ट में आए गए नंबर, उसने कोई चार्ट बनाया है, मानचित्र बनाया है, कोई स्पीच दी है, गाने में पार्टिसिपेट किया है, फोक डांस में पार्टिसिपेट, मतलब उसकी सारी की सारी जो गतिविधियां हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के नाम से जो हम जानते थे, एक पोर्टफोलियो बना के उसका एक पूरा का पूरा। अभी एक आपने देखा होगा हमारे स्कूलों में भी एक नई कवायद शुरू की गई है। पीछे एक स्किल पासबुक आई थी, वो पोर्टफोलियो का ही एक रूप है। वो अगर उसको विस्तृत कर दिया जाए, स्किल पासबुक में सिर्फ और सिर्फ बच्चे की जो विभिन्न विषयों की कॉम्पिटेंसीज थी उनका जिक्र था, लेकिन अगर उसी में बच्चे के कोस्ट स्कॉलिस्टिक एरियाज को भी जोड़ दिया जाए कि बच्चे की अटेंडेंस क्या रही है, बच्चे का बिहेवियर क्या रहा है पूरे साल के दौरान, उसने स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, इन सब चीजों को अगर जोड़ के एक डॉक्यूमेंट बना दिया जाए और बच्चे का वो सारा का सारा रिकॉर्ड तैयार है, जब बच्चा अगली क्लास में जाए तो पिछली क्लास का टीचर उसके पोर्टफोलियो को भी नेक्स्ट टीचर को हैंड ओवर कर दे, जिससे होगा क्या कि बच्चे के बारे में नेक्स्ट टीचर पहले ही क्लासरूम की जो रियल टाइम फेस ऑफ होगा दोनों का, उससे पहले ही बच्चे के बारे में काफी कुछ जान चुका होगा, उसकी रुचि, अभिरुचि, उसकी कमी और उसकी ताकतों के बारे में। प्रेक्षण है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा। परीक्षण यहाँ पर परीक्षा से संबंधित है। एसबीए में भी पेन पेपर जो परीक्षाएं हैं वो होती ही रहेंगी, और वो अभी तक उनका कोई अल्टरनेट हम ढूंढ नहीं पाए हैं, हमारे शिक्षाविद नहीं ढूंढ पाए हैं, और अभी तक वो जब तक इनका कोई अल्टरनेट नहीं मिलता तब तक एक मुख्य हिस्से के तौर पर होती ही रहेंगी। रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स के ऊपर एक पूरा का पूरा अलग से टॉपिक है आपका इसमें, लेकिन मैं यहीं पर इसको समअप करने की कोशिश करूंगा, यहीं पर ही इसको बताता चलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि काफी सारी स्लाइड्स हमारी और भी बाकी हैं। रूब्रिक्स, इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, काफी बड़ी भारी भरकम शब्दावली का इस्तेमाल मॉड्यूल में किया गया है। वास्तव में रूब्रिक्स क्या है? आपने रेटिंग स्केल देखी होंगी। रेटिंग स्केल ओड नंबर्स में होती है, या तो 3 की होती है या फिर 5 की होती है। जैसे 3 की रेटिंग स्केल की अगर मैं बात करूं तो पुअर, एवरेज और गुड, पुअर, एवरेज और गुड, इसके हिसाब पर किसी को रेट करना। रेटिंग स्केल का मतलब होता है रेट करना, किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस पुअर है, एवरेज है या फिर गुड है। रेटिंग स्केल 3 की, 5 की, 7 की, 9 की हो सकती है। उसके पीछे का मकसद ये रहता है कि इसमें एक मिड पॉइंट हमेशा रहता है, मीडियन हमेशा रहता है, इसके दोनों तरफ के जो हमारे एरियाज हैं वो शामिल रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों की तरफ रहते हैं। 5 की भी हो सकती है। जब रेटिंग स्केल को, रेटिंग स्केल जो होती है, रेटिंग स्केल के साथ साथ मानक निर्धारण कर दिया जाए। अब रेटिंग स्केल में होता क्या है, किसी को रेट करना होता है, किसी की रेटिंग देनी होती है, तो मन माफिक हम एक अंदाजा लगा के उसको रेटिंग दे देते हैं। लेकिन रूब्रिक्स में वो चीजें पहले से प्री फिक्स्ड होती हैं कि किसी को अगर पुअर रेटिंग मिलेगी तो उसके क्या कारण हैं, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, उसमें वो सारी की सारी चीजें कॉलम वाइज बनी हुई आएंगी। एक रेटिंग स्केल का ही थोड़ा सा सुधरा हुआ रूप रूब्रिक्स है। ये रही रूब्रिक्स, ये देखिए, ये रेटिंग स्केल है 3 की, सुधार की आवश्यकता, औसत और अनुकरणीय। अब इसमें आयाम या मानदंड है। अगर भाषा के आधार पर किसी बच्चे को रेट करना है, रेटिंग देनी है क्लासरूम में, तो अगर अनुकरणीय 3 नंबर अगर उसको दिए जाएंगे तो ये जो
मानदंड हैं चारों के चारों। उसकी भाषा में परिशुद्धता होनी चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए और भाषा का अनुप्रयोग सही ढंग से होना चाहिए। अगर ये बच्चा ये लक्षण परिलक्षित कर रहा है, ये चीजें दिखा रहा है, तो उसको अनुकरणीय मिल जाएगा, 2 औसत मिल जाएगा। रूब्रिक्स का मतलब रेटिंग स्केल का रिफाइन रूप। रेटिंग स्केल में सिर्फ रेट कर दिया जाता है पुअर, एवरेज अथवा गुड में, लेकिन रूब्रिक्स में पुअर, एवरेज अथवा गुड में, पुअर, एवरेज अथवा गुड में क्यों रेट किया गया उसका कारण साथ में बताया जाता है। 4 मानदंड होते हैं। कार्य विवरण, कार्य का विवरण होता है कि किस कारण। मापन स्केल का स्तर होता है, अनुकरणीय, औसत या सुधार की आवश्यकता। आयाम होते हैं जिसमें परिशुद्धता, उपयुक्तता, भाषा का अनुप्रयोग, भाषा के मामले में भाषा का अनुप्रयोग, अगर गणित के मामले में होता तो उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटीज क्या थी, वो अलग अलग हो सकते हैं। और आयाम मानदंड होते हैं, ये रेटिंग स्केल रहती है। 1:32 हो चुके हैं और आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। इसमें 5-7 चीजें और हैं। आपसे गुजारिश, अनुग्रह कि 5 से 7 मिनट और मुझे दें, मैं समाप्त करूंगा इसको। जटिल उपलब्धियों का आकलन। एसबीए में जो नया कंसेप्ट है वो ये है कि जटिल उपलब्धियां कौन सी हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं, कुछ एक उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। HOTS एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, HOTS, कि किसी चीज को, किसी समस्या को, किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। और अगर किसी बच्चे में वो हाई ऑर्डर थिंकिंग है, वर्तमान समय में अगर हम देखें कोई बच्चा कितनी भी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल लिए हुए हो, लेकिन अगर उसका पेपर खराब हुआ, उसकी लिखने की स्किल अगर इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको कोई वेटेज नहीं है। तो एसबीए ये चाहता है कि जो जटिल उपलब्धियां हैं, केवल और केवल कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव एस्पेक्ट की बजाय उसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, रिफ्लेक्शन लेवल क्या है उसका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, इन सब चीजों को भी आकलित किया जाए, इन सब चीजों का भी आकलन किया जाए। ये जटिल उपलब्धियां होती हैं। ये पोर्टफोलियो है। आप देख पाएंगे पोर्टफोलियो, आपकी जो स्किल पासबुक थी, मैं पहले ही बात कर चुका हूं इसके ऊपर। स्किल पासबुक में अगर बच्चे के दूसरे सब चीजों को मिला दिया जाए, साथ में जोड़ दिया जाए, सिर्फ न केवल स्कोलिस्टिक बल्कि को स्कोलिस्टिक एरियाज को भी मिला के अगर एक विवरणिका बना ली जाए और वो हैंड ओवर की जाए हर साल एक टीचर के द्वारा अगले टीचर को, तो उसमें बच्चे का वो रिकॉर्ड, जो एनेक्डोट्स हैं, वो जुड़ते चले जाएंगे। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड लास्ट में, जब बच्चा 6ठी क्लास में अगर स्कूल में आया है, 6ठी क्लास का टीचर ये कवायद करता है, 7वीं का करता है, 8वीं, 9वीं, 10वीं में जब बच्चा उस स्कूल से बाहर जाता है, तो एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इस प्रकार से विभिन्न पोर्टफोलियो से बन जाएगा। उसमें बच्चे की अमूमन सभी एस्पेक्ट रिफ्लेक्ट होंगे। एक शब्द आया था, अनुप्रस्थ दक्षताएं क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज। मॉड्यूल में आया था ये वर्ड ट्रांसवर्सल। वहां पर सिर्फ TVCs लिखा है, TVCs। किसी साथी ने अगर जहमत उठा के गूगल करके देखा होगा कि अनुप्रस्थ दक्षताएं और TVCs क्या हैं, तो आप जानते होंगे। अदरवाइज यहां पर मैं बता देता हूं, वो कुछ ज्ञान अथवा कौशल जो वर्तमान समय में बेहद महत्वपूर्ण है बदलती हुई जिंदगी में हमारे लिए, जिससे कि हम समाज में भागीदारी कर सकते हैं। ट्रांसवर्सल, जो सभी स्किल में अनुप्रस्थ तौर पर उपलब्ध रहते हैं। अगर कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा धावक है, कोई अच्छा लेखक है, कोई अच्छा कवि है, ये अलग अलग योग्यताएं हैं, लेकिन इन सब योग्यताओं में एक कॉमन योग्यता हमेशा रहती है, चिंतनशील होना, अच्छी हेल्थ का होना। ये सारी की सारी जो योग्यताएं हैं, जो अलग अलग विभिन्न योग्यताओं के लिए आधार प्रदान करती हैं, वो अनुप्रस्थ दक्षताएं कहलाती हैं, ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज कहलाती हैं। वो नीचे दी गई है, आप देख पाएंगे कौन सी हैं। सूचना साक्षरता है। आज के जमाने में अगर मैं बात करूं, सूचना साक्षरता का मतलब ढेर सारी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ढेर सारे ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म हैं जिनसे हजारों हजार प्रकार की इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर सूचना साक्षरता की जो दक्षता है, जो स्किल है, वो हमें बताएगी फेक और रियल के अंतर को। कौन सी फेक हो सकती है, कौन सी रियल है, सूचना का उपयोग कैसे करना है, सूचना को आगे भेजना है या नहीं भेजना है, वो सारी की सारी एक मानसिक योग्यता, हमारा विवेक, वो ट्रांसवर्सल हमारी कॉम्पिटेंसी है। सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, चाहे कितनी भी स्किल हो, लिखने की, पढ़ने की, तैरने की, खाने की और ढेर सारी, उन सभी के लिए अनुप्रस्थ तौर पर क्रिएटिविटी एक महत्वपूर्ण स्किल है। उन सभी में क्रिएटिविटी का पुट कहीं ना कहीं रहता है।
सहयोग, कोऑपरेशन, आपस में सहयोग करने की भावना। द्वंद्व समाधान, कन्फ्लिक्ट्स, द्वंद्व का मतलब ड्यूलिज्म। कई बार द्वंद्व की अवस्था वो अवस्था होती है, इसके लिए जो साहित्यिक शब्दावली है उसमें एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़ता। किंग कर्तव्य विमूढ़ता, अगर साहित्यिक शब्दावली का मैं इस्तेमाल करूं, एक ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब खुद को फंसा लेता है, ये निर्णय नहीं कर पाता उसे ये करना चाहिए या उसे वो करना चाहिए, वो अवस्था द्वंद्व की होती है इंसान के सामने। और इसका समाधान कर पाना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण कॉम्पिटेंसी है। इसका समाधान समय पर, द्वंद्व समाधान करने वाला व्यक्ति ही समय पर राइट डिसीजन ले सकता है। अ राइट डिसीजन कैन बी टेकन एट राइट टाइम बाय ए पर्सन हु कैन इरेडिकेट ड्यूलिज्म फ्रॉम हिज माइंड और हर माइंड। अगर उसके दिमाग में द्वंद्व की स्थिति है तो कभी भी राइट डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ये एक हम बात कर रहे हैं अनुपस्थित दक्षताओं की, ट्रांसवर्सल कॉम्पिटेंसीज की। संप्रेषण कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन स्किल में अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर, ढेर सारी स्किल्स हैं कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना चाहिए। 3 प्रकार की अगर मैं बात करूं, सक्रिय संप्रेषण है, एक मुखर संप्रेषण है, और एक हमारा होता है अग्रेसिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, अग्रेसिव कम्युनिकेशन। और एक होता है मुखर, जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुखर संप्रेषण जिसको हम बोलते हैं, एग्जैक्ट इंग्लिश का वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इनमें होता क्या है, तीनों में होता यह है, जो पहले प्रकार का संप्रेषण है उसमें हम चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो रहा हो, सामने वाले की बात को तवज्जो देते हुए मान लेते हैं। एक उदाहरण है इसके लिए, मान लीजिए आपके साथियों ने अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा फोन, नेटवर्क का इश्यू था। विकास जी प्लीज एक्नॉलेज करें क्या स्लाइड नंबर 26 के आसपास हम जा चुके थे। अब स्क्रीन शेयर करने का कोई मकसद नहीं है, 1:40 हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा था। एक ऐसा वाकया इसमें हो सकता है कि जिसकी किताब गुम हुई है, उससे सामने वाला ही बच्चा ये कह रहा है, भाई कोई बात नहीं, आपकी किताब गुम तो मेरे से होगी, लेकिन आप एक अपनी किताब खुद खरीद लेना। तो सामने वाला बच्चा थोड़ा सा दब्बूपन दिखाते हुए कहता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं, विनम्रता से मैं खरीद लेता हूँ। ये अवस्था भी कम्युनिकेशन की सही अवस्था नहीं है। इससे हर बार दूसरे व्यक्ति आपका फायदा उठाने की अवस्था में होंगे। दूसरी अवस्था क्या होती है, आक्रामक संप्रेषण जिसको हम बोलते हैं। उस अवस्था में होता है, मान लीजिए जिसने किताब गुम की है वो आपके सामने आता है और आपसे कहता है भी मेरे से किताब गुम होगी, तो आप एकदम से बरस पड़ते हैं उसके ऊपर, आपने मेरी किताब गुम कर दी, पेपर के समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, मुझे नहीं पता, आप मुझे वो किताब ला के दीजिए, चाहे आप खरीद के लेके आए चाहे कहीं से भी लेके आए। एक लड़ाई करने की अवस्था, इस अवस्था ये भी नकारात्मक संप्रेषण है। इसमें काफी सारी गुंजाइश है कि सामने वाला आपको किताब नहीं ला के देगा और आपके जो संबंध है उसके साथ वो भी खराब हो जाएंगे। तीसरा जो संप्रेषण है, मुखर संप्रेषण। मुखर संप्रेषण ये कहता है कि एक ऐसी स्थिति पैदा करना, भी ठीक है आपने मेरी किताब तो गुम कर दी, लेकिन अब मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है, मैं घर वालों से कैसे पैसे मांगूंगा। एक
इस प्रकार से सामने वाले से संप्रेषण करना कि दोनों विन विन पोजीशन में हो, आपको खुद वो किताब खरीदने भी ना पड़े, सामने वाला खरीद के भी दे दे और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। इस प्रकार के संप्रेषण को मुखर संप्रेषण कहते हैं। ये एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का। तो ये ट्रांसवर्सल कंपिटेंसीज थी। तो आज के जो मॉड्यूल था उसमें जो हमने बात की शंका समाधान सत्र में, वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उसमें स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या है, क्यों जरूरी है, उस दौरान हमने सीसीई किस वजह से फेल हुई या किस वजह से ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, दोनों अगर एक ही शब्दावली में इस्तेमाल करें। एसवीसी या एचपीसी होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड क्या है, एसवीसी के सॉरी एसबीए के कौन से उपागम हैं, आयाम हैं। हमने बात की जो योगात्मक मूल्यांकन है उस के ऊपर, फॉर्मेटिव और समेटिव, निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। हमने बात की असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग के ऊपर। हमने बात की ट्रांसवर्सल जो कंपिटेंसीज हैं उनके ऊपर। हमने बात की उन सभी चीजों के ऊपर, जो उन सभी तकनीकों के ऊपर जो हेल्पफुल हो सकती हैं हमारे लिए भविष्य में एसबीए को लागू करने में, चाहे वो सब आकलन हो, खुद का आकलन हो, सेल्फ असेसमेंट हो, ग्रुप असेसमेंट हो, पीयर असेसमेंट हो, पोर्टफोलियो टेक्निक हो, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो, या फिर परीक्षण करना हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। जितने साथी अभी भी जुड़े हुए हैं 37 पार्टिसिपेंट्स, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। छुट्टी होने के पश्चात भी आपने समय दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अनीता मैम को। अनीता मैम, ओवर टू यू। अनीता मैम, एक सेकंड मैम, आपको को होस्ट बना देते हैं। अनीता मैम, अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर। सच में बहुत ही सुंदर और विस्तार से आपने स्कूल बेस्ड असेसमेंट को इस मंच से प्रेषित करने का सफल प्रयास किया। बहुत अच्छे तरीके से जो ट्रेडिशनल हमारा सिस्टम और आज का सिस्टम क्या बेहतर और